बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का टॉपिक्स है हमारे पास फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जब अपने लेक्चर्स स्टार्ट किए थे तो उस वक्त हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को जिस तरह से लिखी थी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग एंड मेजरिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और फिर हमने इसका ऑब्जेक्टिव एक सीखा था। ऑब्जेक्टिव्स का हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है कि यूज़र्स को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि जिसकी बेसिस पे वो अपने बिजनेस के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। और हमने आगे ये बात पढ़ी थी कि जो डिसीजन यूज़र लेगा, जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, वो इंफॉर्मेशन आप एक रिपोर्ट की सूरत में यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं और उस रिपोर्ट को हम नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस वक्त भी हमने एक बात कही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास 5 तरह के टॉपिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे आपके साथ पास भी लिखे हुए हैं। पहला इसमें डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तीसरा कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और चौथा कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और पांचवा नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाए जाते हैं। सर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बिजनेस साइकिल या अकाउंटिंग साइकिल, तो जिसमें हमने एक बात कही थी कि आपके पास जैसे ही ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जस्ट एक फॉर्मेट गिवन है, पहले से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसमें वैल्यूज को हमें पुट करने की जरूरत होती है। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज है, कहाँ कहाँ आती हैं, अगर आप रिकॉल करें अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन या बिजनेस साइकिल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि आपके पास ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है फ्रॉम जनरल जर्नल, देन सब्सिडरी लेजर्स, फिर जनरल लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमने लास्ट एग्जाम्पल में पूरी एक्सरसाइज भी रिपीट की थी और हमने ट्रायल बैलेंस भी हमारे सामने छोटा सा बनाया था। आज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स के बारे में। हमने एक बात पढ़ी थी कि आपके पास 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जिनके नाम कुछ यूं थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, और लास्ट हमारे पास था एक्सपेंस। जिसमें से हमने बात की थी कि आपके पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो इन 3 आइटम्स के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इन 3 में से चौथी, पांचवी और कोई चीज आपके पास नहीं हो सकती। जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपके पास हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, ये हमारे पास कहलाते हैं बैलेंस शीट आइटम। इनकी मदद से हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। जबकि लास्ट वाले जो 2 आइटम हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, ये हमारे कहलाते हैं पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, और इनकी मदद से हमारे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनती है। और सर, ये जो बैलेंस शीट हमारे पास बनती है, बेसिकली इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं कि इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक साइड, जिस तरह आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आप बनाते थे, एक तरफ एसेट्स आते थे, दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज आती थी, बिल्कुल इसी तरह बैलेंस शीट की भी 2 साइड्स होती हैं। एक तरफ आपके एसेट्स आते हैं, दूसरी तरफ आपके पास कैपिटल और लायबिलिटीज आती हैं, और ये दोनों साइड आपस में बैलेंस होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि इनकम स्टेटमेंट में आपके पास इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। ये बैलेंस शीट आपकी जब भी बनती है, बैलेंस शीट आपके पास जब बनती है, ये बनती है एज ऑन, यानी कि जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक, तब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक के जितने आपके बिजनेस के एसेट्स हैं वो आपकी बैलेंस शीट पाएंगे, जितनी लायबिलिटीज है वो बैलेंस शीट पाएंगी, जितना इक्विटी कैपिटल है वो बैलेंस शीट पाएगा। जबकि आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो बनती है फॉर द ईयर, वो आपके पास बनती है फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि आप जिस
ईयर की, जिस पीरियड की इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना रहे हैं, आपके पास उसमें सिर्फ उसी पीरियड के इनकम और उसी पीरियड की एक्सपेंसेस आएंगे। आपके पास किसी एक्स्ट्रा पीरियड की इनकम नहीं आएगी, किसी एक्स्ट्रा पीरियड के एक्सपेंस नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि तीन आइटम्स को तो आप एज ऑन दिखा रहे हैं जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक, जबकि एक आइटम, दो आइटम्स को आप फॉर द ईयर दिखाते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड की आप बात करते हैं। अगर आपको इसको रिकॉल करना है तो आप जरा पीछे जाएं और अपने पास इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन को रिकॉल करें। इनकम की और एक्सपेंस की जो वहां पर डेफिनेशन गिवन है वो कुछ इसी तरह से गिवन है कि द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज। उसकी डेफिनेशन में ही वर्ड अकाउंटिंग पीरियड गिवन है, वो बात ही किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड की करता है, जबकि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल की डेफिनेशन में हमारे पास ऐसी कोई चीज गिवन नहीं है। दूसरी तरफ आप जब एक्सपेंसेस की डेफिनेशन देखें तो उसमें भी आपके पास वर्ड मेंशन किया होगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक तो रीजन ये है कि हमारे पास फॉर द ईयर बनते हैं। दूसरी चीज, सर जब आप इनकम और स्टेटमेंट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके नतीजे में आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस ने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। अगर आपके रेवेन्यूज ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर्स कम है, आपने प्रॉफिट किया। आपके रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आपने लॉस किया। और फिर ये प्रॉफिट और लॉस जो भी आपके बिजनेस का आया, ये किसका? ये ओनर्स का। तो ये ऑटोमेटिकली जाता है आपके पास कैपिटल में। ओनर कौन होता है? जो बिजनेस का में ओनर होते हैं वो कैपिटल से बिलोंग करते हैं, इक्विटी होती है उनकी बिजनेस में। तो आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो जाता है कैपिटल में, और जो लॉस है वो भी ओनर्स ने बेयर करना है, वो भी कैपिटल से एडजस्ट होता है। तो अल्टीमेटली भी इनडायरेक्टली आपका पीएनएल भी एज ऑन बन जाता है, उसका जो नेट इंपैक्ट होता है उसको आप अपने पास बैलेंस शीट पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले आपके पास आ जाता है बिजनेस का नाम। लेट सपोज मैं कहता हूं ABC कंपनी। फिर मेरे पास आ जाती है डॉक्यूमेंट का नाम, मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर आ जाता है मेरे पास पीरियड, जिस पीरियड की मैं बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2022। तो ये मेरे पास सबसे पहले टॉप पे आ जाती है हेडिंग, कंपनी का नाम, जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूं वो, और जिस पीरियड का बना रहा हूं वो। फिर यहां मैं मेंशन कर देता हूं मैं किस करेंसी में बना रहा हूं। सर मैं पाकिस्तानी रुपीस में बना रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है सेल्स। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहले मैं अपने पास लिखता हूं सेल्स, कि मेरे बिजनेस की सेल्स कितनी है, मेरे बिजनेस की सेल्स कितनी है। सबसे पहले मेरे पास लाइन आइटम आ जाता है सेल्स का। लेट सपोज कुछ भी नंबर है, मैं भी नंबर फिलहाल पंच नहीं करता, सेल्स है मेरी इतनी। सेल्स में से फिर सेकंड आइटम मेरे पास आता है, मुझे लेस करना होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो सामान मैंने बेचा, ये मेरे पास मुझे घर में कितने का आया था। जो सामान मैंने सेल आउट किया, ये मेरे पास मुझे घर में कितने का रखा था, आया था, मैंने खरीदा कितने का था। लेट सपोज मैंने सामान बेचा 1,000 रुपए की, मेरी सेल हुई किसी पीरियड में 10,000 रुपए की सेल हुई, और मैंने सामान परचेज किया था 7,000 रुपए का, तो 7,000 कहलाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करता हूं तो मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी मैंने सामान बेचा उसमें से मैंने उसकी जो खरीद थी वो लेस की, तो मेरे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, बड़ा वाला प्रॉफिट है, इसमें से अभी फर्दर एक्सपेंडिचर्स लेस होना बाकी हैं।
बिजनेस चलाने के लिए मेरे जो अदर एक्सपेंसेस मुझे इनकर करने हैं, ये तो मैंने सिर्फ इसमें से कॉस्ट को लेस किया है। अब बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने के लिए मुझे अदर एक्सपेंसेस को भी लेस करने की जरूरत होती है। उसे मैं नाम देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस के मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर्मेट समझने के लिए कुछ ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, उनको मैं सैलरी पे करता हूं, तो सैलरीज एक्सपेंस मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। साथ साथ मेरे पास मेरे बिजनेस की प्रेमिसेस है, उसका मुझे किराया देना होता है, तो रेंट एक्सपेंस मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। फिर इसके अलावा मेरे पास मेरे एसेट्स की मैं डेप्रिसिएशन लेता हूं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। फिर इसके अलावा मैंने अगर कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो इंश्योरेंस मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। फिर अगर मैं अपने बिजनेस की कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करता हूँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। इसके अलावा मेरे पास कोई और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, लाइक यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, ये भी मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टोटल करके लेस कर देता हूं। और फिर मैं इसमें ऐड कर देता हूं अदर इनकम। देखिए, आपके पास रेवेन्यू में, सेल्स में आपके पास सिर्फ वो चीजें आती हैं जो आपका नॉर्मल बिजनेस है। आप जो चीजें बेचते हैं, सर्विसेज या सप्लाईज या गुड्स आप बेचते हैं, वो आपके पास नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं, वो आपके पास सेल्स में आती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, अदर इनकम है, डिविडेंड इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, आपने कहीं पैसे लगाए, वहां से आपको पैसे आते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो आपको वहां से इनकम आती है, या हमने बात की थी डिस्पोजल के टाइम आपके एसेट्स पे गेन आता है, गेन ऑन डिस्पोजल, ये आपकी अदर इनकम होती है। तो आपके पास अगर बिजनेस में कोई और इनकम है, लाइक कमीशन इनकम, इसी तरह डिविडेंड इनकम, ये कुछ हमने इनकम की एग्जांपल्स ले ली, इनको आप टोटल करके इसमें कर देते हैं ऐड। तो इनको आप जब ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और फिर इसमें से जब आप टैक्स को लेस कर देते हैं, पहले इंटरेस्ट को लेस करते हैं। इंटरेस्ट से मुराद अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर आपको जो सूद की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो आप लेस कर देंगे, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से जब आप फाइनली टैक्स को भी लेस कर देते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फिगर आता है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। ये आपके बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट होता है।
तो ये आपके पास बच्चों इस तरह से इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इस तरह से आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये आप लोगों के सामने मैंने बना दिया है। इस जितने भी बिजनेसेस हैं आपके पास उनकी इनकम स्टेटमेंट का सेम यही फॉर्मेट है। हर बिजनेस अपने पास इसी फॉर्मेट से इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करती है।